हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है क्लास 10 का, जो हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक। यानी इसके बाद एक और चैप्टर बनेगा पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद हमारा क्लास 9 और 10 दोनों का केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो थी जो जानने लायक है वो समझते हैं। जैसे आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए दवा, पुस्तक आदि ये सब किस मेथड पे बेस है, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि ये कार्बन आधारित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं भी कार्बन पर आधारित है। मतलब मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर यानी वायुमंडल में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो सभी की सभी कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। और वायुमंडल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, तो 0.03%। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला, पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, एथेनॉल का फार्मूला और मीथेन का फार्मूला। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। और दूसरा इसका गलनांक पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट और क्वाथांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों भी आप याद रखेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, अतः इसके के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इसके के कोश को भरने के लिए और कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन की होगी। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? H2। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? H2 फॉर्म में लिखते हैं। इसके अलावा हीलियम के भी के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। ऑक्सीजन 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन का उपयोग हम कैसे करते हैं? तो ईंधन के रूप में करते हैं। 2 रूप में करते हैं, एक ईंधन के रूप में, दूसरा हम बायोगैस या CNG के प्रमुख घटक के रूप में भी मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में सीधे पूछा कि बताएं निम्न में से वो कौन कार्बन यौगिक है जिसका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए मीथेन। ठीक है ना। उसके अलावा पूछा कि मीथेन के प्रमुख घटक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि बायोगैस और CNG। ठीक है, अगला है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो सहसंयोजी आबंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म साझेदारी को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन के अपरूप। ओके, तो कार्बन के अपरूप कौन कौन है? हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा में कार्बन का कितना परमाणु कार्बन होता है? तो 4 होता है। ठीक है, और इसकी संरचना कैसी होती है? तो आयामी होती है हीरे की संरचना। ये देखिए, एक ग्रेफाइट के परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? कार्बन परमाणु 3 होते हैं। और इसका संरचना कैसे होता है? तो षटकोणीय होता है। ठीक है ना।
हीरा एवं ग्रेफाइट का भौतिक गुणधर्म भिन्न होता है लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है। ये क्या दे देगा, मोर देन वन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है। हीरा अभी तक ज्ञात जितने भी है ना, उन सब में हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है। इसके अलावा कार्बन का एक और रूप है C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, ये भी कार्बन का एक अपरूप ही है। क्या नाम है, C16 अफोर्टीन फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन यौगिक की कितनी संख्या आकी गई है, तो 3 मिलियन यानी 30 लाख। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, C2H6। और एथीन का रासायनिक सूत्र C2H4। और एथाइन का रासायनिक सूत्र C2H2। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12। बेंजीन का C6H6। अब देखो यहाँ पे दो चीज है, जैसे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ना, उसे हम कहेंगे एल्केन, मतलब एक एक होंगे। ठीक है, और जिसमें एक से अधिक कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उसे एल्कीन कहेंगे। और जिसमें एक या अधिक यानी जिसका थ्री मतलब एक या एक से अधिक, उससे भी अधिक जो होगा एल्काइन होगा। ठीक है, एक को क्या कहेंगे, एल्केन, एक से अधिक को एल्कीन, और उससे भी अधिक को एल्काइन, जैसे मीथेन, मेथीन और मिथाइल। ठीक है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8। ब्यूटेन का C4H10। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस उसे ही हम देखेंगे। अगला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। ठीक है, मतलब वो शुद्ध रूप में निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक में क्या होगा, काला धुआं निकलेगा, जो क्या होगा, पीला ज्वाला निकलेगी, जो अशुद्ध होगा, जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, और अपूर्ण दहन होने पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कज्जाली ज्वाला निकलती है, यानी काली ज्वाला, काला धुआं टाइप का निकलता है। ठीक है, और गैस या केरोसिन के स्टोव में से कैसा धुआं निकलता है, तो नीली ज्वाला निकलता है। ठीक है, मतलब नीला आग निकलता है। अब देखेंगे तो आपको पता होगा। कोयला तथा पेट्रोलियम में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर। और इसके दहन से क्या होता है कि सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण का प्रमुख पॉल्यूशन है। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए कोयला तथा पेट्रोलियम में कौन सा गैस है जो हमारे पर्यावरण के लिए प्रदूषण का काम करता है, तो वो हमारा नाइट्रोजन और सल्फर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जैव मात्रा से हुआ है। संभवतः भूकंप या ज्वालामुखी फटने के कारण धरती में चट्टानों के परतों के नीचे दब गए थे।
तथा धीरे धीरे क्षय होकर यह कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाढ़ पर ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया का आक्रमण से प्रबल दबाव के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच यह गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया, ठीक है, और यह रिसाव हुआ और आगे चल के उसमें फंस गया, जिससे पेट्रोलियम कोयला का निर्माण। तो सिंपल सी बात है कि आज से पहले, अब अच्छे से सुनो आप, ठीक है, कि आज से लाखों वर्ष पहले कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से होती है, और जहाँ पे जैव लग जाए यानी बायो लग जाए, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फॉर्मेशन के थ्रू ही उसका जन्म हुआ है। मतलब अपशिष्ट पदार्थों के क्रियाओं का जो वर्षों से चला आ रहा था, उसके परिणाम स्वरूप ही इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से आज से लाखों वर्ष पूर्व जब ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं हुई, तो पृथ्वी क्या हुआ, इधर उधर हो गया, कट फट कर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि लाखों की संख्या में पेड़ पौधे वगैरह ढहकर जमीन के अंदर चले गए। जमीन के अंदर जाने के बाद वो क्या हुआ कि लाखों वर्ष उसी जमीन के अंदर रह गए, तो कहीं ना कहीं वो सर गल जाएंगे, और वो सर गल कर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे भाप की क्रिया करने लगा, और उसके बाद वो क्या हुआ, पेट्रोल और कोयला का रूप ले लिया, ठीक है ना। और यही पेट्रोल और कोयला धीरे धीरे और कठोरतम रूप में जब आगे चल के और आगे के वर्षों में हुआ, तो वो हमारा चट्टान का निर्माण किया। तो इसलिए आप देखते होंगे कि ये सब चीज़ें ज़्यादातर चट्टानी इलाकों में मिलेंगे, और नहीं तो जहाँ पे खाई वगैरह होती है वहीं पे पेट्रोल और कोयला मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जंतु फैट में कौन सा वसा होता है, तो संतृप्त वसा अम्ल होता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए क्या है, नुकसान है। जबकि भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्ल वाले तेल का ही उपयोग करना चाहिए। मतलब कि अगर हम संतृप्त वसा तेल का उपयोग करेंगे भोजन बनाने में, तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा, इसलिए असंतृप्त। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए हमें भोजन पकाने के लिए किस प्रकार का तेल का उपयोग करना चाहिए, तो असंतृप्त वसा अम्ल वाले तेल का प्रयोग करना चाहिए। हम सभी एथेनॉल को ही एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं इस एथेनॉल का, तो टिंचर, आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक में। इसका मतलब कि अल्कोहल का प्रयोग देख रहे हो कहाँ-कहाँ हो रहा है। और जब हम इसी इथेनॉल को 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें एथीन मिलता है। बस इतना ही याद रखना है। लेकिन वही मेथनॉल जो है ये हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, मतलब इससे हमें मृत्यु हो सकती है। अब अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एल्कोहल को पहचानेंगे कैसे। तो एल्कोहल को पहचानने के लिए हम इस एल्कोहल में रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना देते हैं, तभी जाके हमें पता चलता है कि ये अल्कोहल है कि नहीं। नेक्स्ट है ईंधन के रूप में एल्कोहल का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा हो कि गन्ना सूरज के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस शीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। मतलब कि एल्कोहल तैयार हम कैसे करते हैं, तो गन्ने के रस को मोलेसस बना के उपयोग में लाते हैं, फिर उसका फर्मेंटेशन करके हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बताइए वो कौन है जिसमें सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है, तो गन्ना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
अगला है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसे ठंडा जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा कि बताइए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कितने डिग्री टेम्परेचर पर एथेनोइक अम्ल का गलनांक होने पर होता है? तो 290 केल्विन के टेम्परेचर पर जब एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है यानी फ्रीजिंग होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अगला है एस्टर की गंध क्या होती है? मृदु होती है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने में। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने में हम किसका उपयोग करते हैं? तो एस्टर का उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ है। पहला कि साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखता है, ठीक है? और दूसरा तैरते मैल को आसानी से हम कैसे हटाते हैं। तो दोनों प्रक्रिया के लिए मिसेल जो है ये जिम्मेदार है। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए तैरते हुए मैल को हम किसके माध्यम से आसानी से हटा सकते हैं? तो मिसेल को। दूसरा पूछा है कि साबुन का घोल बादल के जैसा क्यों दिखता है? तो उसका कारण है मिसेल, ठीक है? अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण होते हैं, ठीक है? अपमार्जक का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो शैम्पू एवं कपड़ा धोने के उत्पाद में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर समाप्त होता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि साबुन एवं अपमार्जक के माध्यम से हम क्या करते हैं? तैलीय मैल को पायस बनाते हैं और बाहर निकालते हैं, ठीक है? उसके अलावा कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, है ना? और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।